आज का पहला आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से नहीं, ये बहुत बार न्यूज़ में आती हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो आज ना पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफमेशन दोनों एक अलग टॉपिक है। कल हमने राहुल गांधी जी किस मामले में फंसे थे उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, और अभी मैं इस वीडियो के बाद में अटैच भी कर दूंगा वो वाला पार्ट भी, बाकी जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला सेशन देख लेना। अब हम बात करते हैं राहुल डिस्क्वालिफाइड एज एमपी, कांग्रेस कॉल इट अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई, लीगली हुआ है, जो हुआ है कोर्ट ने किया है, हमने तो किया नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि गलत हुआ है, अपने को उस मामले में नहीं जाना है। देखो, कभी भी किसी के अरेस्ट वरेस्ट पे ना ज़्यादा खुश मत हुआ करो, मैं बता रहा हूँ क्यों। भगवान ना करे कल को नंबर आपका आ जाए, कोई भी काम नहीं आएगा। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियंस को या किसी भी चीज़ को ना हम लोग आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, बट आपको कभी ऐसा फील होगा ना कहीं आप फंसोगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा ये मानो कि जो सच है वही सामने हो। और अभी हम भी नहीं जानते हैं, जानते भी नहीं है कि क्या होगा हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी बायस थॉट लेके डिसीजंस मत लिया करो कि नहीं यार ये है ये है। चलो, सबसे पहले देखो ना, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 102 ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 102। इसका जो पार्ट 1 है वो रीजंस लिखता है कि क्यों कोई एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सबसे पहला देखो रीजन है, हम एक एक करके सारे रीजंस दिखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी जी किस रीजन में बाहर गए। तो पहला रीजन है इफ एनी पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक अलग टॉपिक है, कभी और देखेंगे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, अदर देन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट नॉट ए डिस्क्वालीफाइड होल्डर। दूसरा, इफ वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया कि हाँ वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब घोषित कर दिया गया है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब, अगर वो भारत का सिटीजन नहीं रहता है और वॉलेंटरली किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, या फिर कोई ऐसा अलायंस पता पड़ता है उनका फॉरेन कंट्रीज के साथ जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो भी ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। राहुल गांधी जी जो है ना वो इसी पॉइंट की वजह से गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आरपीए एक्ट है वहां उसके वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और यही तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के केस में जो लास्ट पॉइंट है उसी के वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। अब आरपीए एक्ट में क्या प्रोविजन है जिसकी वजह से ये चीज हुई है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं आरपीए एक्ट 1951 का। आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्यों लाया गया था कि जितने आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, इन सबको रेगुलेट किया जा सके, इनके अगर कोई इस तरीके की गतिविधि ये करें तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। पार्लियामेंट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब राहुल गांधी जी को डिफेमेशन के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, 2 साल की सजा हुई, बेल वेल एक अलग मामला है, लेकिन कन्विक्शन तो हो गया। तो उसके बाद कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, उनका एक आदेश निकलता है कि श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। किस चीज के तहत? आर्टिकल 1011 सब क्लॉज ई, ये मैंने आपको बताया, और आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। समझ में आई बात? अब आपने ना इस जब भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सुन रहे होगे तो एक केस का नाम बार बार सुन रहे हो जिसका नाम है लिली थॉमस केस। तो वो क्या है, कौन है लिली थॉमस जी, वो भी इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये है लिली थॉमस जी, क्या नाम है इनका? लिली थॉमस जी। नाउ शी पास्ड अवे 1927 से 2019 तक ये रही थी, एक इंडियन लॉयर थी, और इन्होंने ना कोर्ट में एक प्रोविजन चैलेंज किया था आरपीए एक्ट का
जिसके वजह से उसका डायरेक्ट रिलेवेंस हो जाता है राहुल गांधी जी से। अगर इन्होंने केस नहीं किया होता ना और इनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं आता तो राहुल गांधी जी अभी डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ही लागू होगा। मतलब अगर कोई बंदा आज कन्विक्ट हो रहा है तो इससे 3 मंथ बाद ही उसका डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ होगा, तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब इससे क्या हो रहा था कि बंदे जो हैं वो सत्ता में रह के बहुत सारी चीजें चेंज करवा दे रहे थे अपर कोर्ट्स में और फिर तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं पाता था। इसके चलते हुए हाई कोर्ट में ना फिर वो हाई कोर्ट में मतलब अपील कर सकते हैं और फिर अपना रूलिंग बचवा सकते हैं। इसके चलते हुए 2013 के अंदर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को और ये कहा कि भैया इमीडिएटली जो है ना वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। और इसी वजह से राहुल गांधी जी जो है ना वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो गए। समझ में आया? जो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था वो ये कहता था कि 3 मंथ का टाइम मिलेगा फिर जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन लिली थॉमस जी ने जब केस फाइल किया उन्होंने यही कहा कि इमीडिएट होना चाहिए। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया और ये कहा कि हाँ भाई इमीडिएटली होना चाहिए। तो वही पूरा मामला है जो लिली थॉमस जी के केस से ना इसको कनेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों लिली थॉमस जी का केस राहुल गांधी जी के इस मसले के साथ जो है वो कनेक्ट करके बताया जा रहा है। थोड़ा सा इस केस के बारे में और देख लेते हैं। 10 जुलाई 2013 को ये वर्डिक्ट आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ एक केस और था, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों का मैटर सेम था तो कोर्ट ने दोनों को मर्ज करके रूलिंग दी थी। इसमें ये रूलिंग आई थी कि एमपी, एमएलए, एमएलसी जो कि कन्विक्ट हुए हैं क्राइम के लिए और मिनिमम उनको 2 साल की सजा हुई है, वो अपनी मेंबरशिप जिस भी वो हाउस के मेंबर होंगे वो इमीडिएटली लूज कर देंगे। तो ये लिली थॉमस का वर्डिक्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उस समय वैसे मैं बता दूं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। उस समय ना बहुत सारे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसीज, एमएलए, ये सब लोग ना पोस्ट होल्ड करे बैठे थे और इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका था। अब क्या हो रहा है, 3 महीने के चक्कर में होल्ड कर रहे हैं, अपर कोर्ट में जाते थे, वहां चैलेंज करवा के बचा लेते थे। और करीबन जो मुझे एक आंकड़ा पता है, इसमें लिखा भी है 5,000 के आसपास लोगों पे तुरंत 2013 में ये वर्डिक्ट इंप्लाइड हो गया था कि इमीडिएट इफेक्ट से सब डिस्क्वालीफाइड है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर राहुल गांधी जी का अब क्या फ्यूचर है, राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? तो देखो राहुल गांधी जी के पास अब यही ऑप्शन है कि वो जो है अपर कोर्ट में जाएं और अपने इस फैसले के अगेंस्ट में केस करें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और बताइए क्या होगा। तो इस पे समझते हैं इन्होंने मोदी जी को कुछ बोला था, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ना हमारे करंट अफेयर में आएगा कि इन्होंने क्या बोला था। डिफेमेशन क्या होता है, इससे कनेक्ट करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डिफेमेशन क्या है? इंजरी टू अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ गाय जो चोर है, उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, मैं बोलूं कि भाई ये गाय चोर है, कोई डिफेमेशन नहीं है। बट अगर अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, मैं बोलूं ये चोर है, तो डिफेमेशन है। तो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब क्या डिफेमेशन, आप ये सोचो कि सर डिफेमेशन सिर्फ बोल के हो सकती है, लिख के हो सकती है। वैसे तो आप देखो टॉर्ट लॉ में इसको पढ़े होगे, हम उस पर भी आएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, यहां भी आप पढ़ते हो, लेकिन अभी अपन इसको जनरल सेंस में देख रहे हैं। समवन इन पब्लिक थ्रू वर्ड्स, मतलब बोल के, जेस्चर करके भी हो सकता है, स्पोकन करके भी हो सकता है, रिटर्न करके भी हो सकता है, या किसी भी तरीके से जिससे कि सामने वाले बंदे की रेपुटेशन हार्म हुई हो और ये बात भी फॉल्स हो। ठीक है, डिफेमेशन का एक ही एक्सक्यूज है कि भाई बात सच होनी चाहिए। अगर बात सच होगी तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बात गलत होगी तो फिर आपका बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, 2 रिक्वायरमेंट ना डिफेमेशन की सबसे पहले फुलफिल होनी चाहिए। कोई भी बंदा है जैसे जिसके ऊपर डिफेमेशन के आप चार्ज लगाओ, तो पहले ये देखो कि 2 चीजें फुलफिल हैं। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, या ओरली या रिटन। अब मैंने मन में कुछ सोच लिया, मैंने सोचा कि यार ये जो मिस्टर एक्स है ना बहुत बड़ी चोर है, मन में सोच लिया, बट मैं ये आप लोगों के सामने बोल दूं तो मैंने फिर बोल दिया ना, लेकिन मन में सोचने पे थोड़ा हो जाएगी। तो पब्लिश होनी चाहिए, चाहे वो ओरली हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। द स्टेटमेंट मस्ट लोअर द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन, डैमेजिंग टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom चार्जेस हैव बीन मेड। उसकी रेपुटेशन पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैंने बोला सामने वाले बंदे के बारे में कुछ भी, उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही है ना। तो वो वाली बात है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि डिफेमेशन टॉर्ट में भी है और आपका क्रिमिनल में भी है। अब सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या है बताओ, इतना तो पढ़ ही लिया है आप लोगों ने। चलो, क्रिमिनल लॉ के अंदर ना आपको पनिशमेंट मिलती है, सजा, जेल टर्म मिलती है। सिविल लॉ के अंदर कंपनसेशन का प्रावधान होता है। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर जाना है। जैसे कि मिस्टर एक्स को मैंने बोला कि चोर हैं, तो मिस्टर एक्स जो है वो मुझे कंपनसेशन के लिए भी सू कर सकते हैं सिविल लॉ के अंदर, और वो मुझे क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल टर्म के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीसी का जो सेक्शन 449 है वो डिफेमेशन डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है। इसी के तहत राहुल गांधी जी को 2 इयर्स का सजा मिला है, और इसमें जो सेक्शन 500 है इसमें सजा का जो प्रावधान है वो यही है, 2 इयर्स प्लस फाइन या फिर सिर्फ जेल टर्म। इसके बाद सिविल डिफेमेशन क्या होता है? सिविल डिफेमेशन, अ पर्सन हु इज डिफेम्ड कैन बी मूव टू हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डैमेजेस मांग सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन मांग सकता है।